नमस्ते, मैं रेनू चौधरी आपके सामने फिर से अध्याय 6 के अगले भाग को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अध्याय 6 क्या है? वंशागति का आणविक आधार। अब वंशागति का आणविक आधार, जिसमें अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने उसमें पढ़ा कि कौन सा आनुवांशिक सामग्री है जिसको आनुवांशिक सामग्री का या आनुवांशिक पदार्थ का नाम दिया जा सकता है। कौन सा वो पदार्थ है उसके बारे में हमने कई प्रयोग पढ़े, कई वैज्ञानिकों के शोध पढ़े, जिसमें से ग्रिफिथ के प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों ने और अनुसंधान किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि डीएनए और आरएनए, जो दो तरीके के न्यूक्लिक अम्ल खोजे गए थे, उनमें से डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, जिसके लिए हर्शे और चेज ने भी अपना प्रयोग किया और डीएनए के पक्ष में उन्होंने अपना मत दिया। अभी तक हमने पिछली स्लाइड्स में क्या देखा हमने उसमें डीएनए की संरचना के बारे में अध्ययन किया। ये डीएनए का संरचना जो कि दो स्ट्रैंड्स का या डबल हेलिक्स संरचना बोलते हैं, जिसमें कि क्या क्या होता है, जिसमें कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉलीमर होते हैं, मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉलीमर मतलब बहुलक बनाते हैं और उसमें 3 उनके इकाइयाँ होती हैं: नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट बंध और शर्करा, पेंटोज शर्करा। तो इन्हीं तीनों से मिलके जो संरचना बनती है वो एक न्यूक्लियोटाइड बनती है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो उसको हम बहुलक बोलते हैं। हमने नाइट्रोजन क्षार के बारे में भी पढ़ा कि जो डीएनए के नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनके नाम पढ़े हमने: एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो ये चारों हैं, जिसमें कि एडेनिन का बंधन होता है किससे? थाइमिन से, और साइटोसिन का बंधन होता है हमेशा किससे होता है? मैंने आपको कल भी बताया था उसके बारे में। ये तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि तो साइटोसिन का बंधन किससे था? ग्वानिन से था। ये हमने डीएनए के बारे में संरचना पढ़ी थी और हमने ये भी पढ़ा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो 2 हाइड्रोजन का बंध होता है, जबकि बॉन्ड होता है, जबकि थाइमिन और माफ कीजिएगा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का जो बंध होता है वो 3 हाइड्रोजन बंध का होता है। तो अभी तक हमने इसके बारे में चर्चा करी। तो ये था हमारा डीएनए के बारे में विस्तार पूर्वक संरचना की व्याख्या। अब आइए देखते हैं कि आरएनए। अब हमने पढ़ा कि 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड हैं, तो डीएनए की संरचना हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आरएनए। चलिए अब हम आगे आरएनए के बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो डीएनए की संरचना जो हम कल पढ़ चुके हैं। इसके पहले कि हम आरएनए के बारे में पढ़ना शुरू करें, मैंने आपको बोला था कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको 2 चीज़ें पहले बताऊंगी, उसके बाद हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। एक था जिसमें से कि डीएनए के क्या क्या कार्य होते हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इनमें 2 ये शब्द हमने पढ़े थे जिनकी की परिभाषा हमने बहुत विस्तार से नहीं देखी थी। आज हम देखेंगे कि उनके न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या समानताएं हैं और क्या उनमें अंतर होता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए के कार्य। हम डीएनए का नाम इतना ज़्यादा सुनते हैं आजकल कि हमें वो ऐसा लगता है कि पहले से ये नाम था, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे अनुसंधानों के बाद ये पता लगाया गया कि डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? स्थानांतरित करता है, एक वंश से दूसरे वंश में पहुंचाता है। और डीएनए में
एक तरीके से ये उस जीव के शरीर का ब्लूप्रिंट है। जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उस ब्लूप्रिंट में क्या होता है, उस ब्लूप्रिंट में सारा अध्ययन करके एक एक छोटी छोटी चीज उसमें लिखी जाती है कि यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। तो ऐसे ही डीएनए हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट है, जिसमें कि इसके पास सारी की सारी सूचनाएं होती हैं कि कब कहाँ क्या संश्लेषण होगा। तो डीएनए और जो लक्षण है उनको स्थानांतरित करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। डीएनए एंजाइमों के निर्माण को नियंत्रित करता है, ये इसका दूसरा कार्य है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। डीएनए कहाँ मिलता है, ये तो आपको बताया ही था कि डीएनए कहाँ पे मिलेगा। डीएनए गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पे मिलता है। और गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं, कोशिका के केंद्रक में। और जब कोशिका विभाजन नहीं हो रही है तो ये एक जाल के रूप में पड़े होते हैं गुणसूत्र, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। तो ये क्रोमैटिन जाल का जो सबसे ज्यादा भाग होता है वो डीएनए द्वारा ही बना होता है। डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन, जिसको हिंदी में कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन भी डीएनए द्वारा ही जीवों में होते हैं और मंद गति से होते हैं। डीएनए के वाले उत्परिवर्तन बहुत तेजी से नहीं होते हैं। इस निम्न गति से या धीमी गति से होने वाले उत्परिवर्तनों से क्या होता है, विकास, जो कि हमारा अगला अध्याय है इसी यूनिट में, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। तो जो आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले जो संरचनाएं थी उनमें आज तक क्या भी बहुत सारे परिवर्तन आए। तो ये सब डीएनए में ही कोई उत्परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से उन लक्षणों में बदलाव आया है। तो डीएनए के कार्य ये हो गए, डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होता है। तो ये हमने देखे डीएनए के कार्य। आशा करती हूँ आपको डीएनए के कार्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जैसा मैंने कहा कि जो दूसरा टॉपिक मैंने बोला था कि जो पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने पहले वाले वीडियो में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इन दो शब्दों को बहुत बार इस्तेमाल किया था। फिर मैंने ये बोला था कि पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम अगला न्यूक्लिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आरएनए है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इनमें क्या है, देखिए इन दोनों में क्या क्या, पहले हम देखते हैं समानताएं क्या है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में एक पंच शर्करा, जिसको इंग्लिश में पेंटोज शुगर कहते हैं, एक पंच शर्करा और एक नाइट्रोजन युक्त आधार या नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त आधार होता है। अब इसमें देखिए ये दोनों चीजें तो दोनों में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो हमने पढ़ा था एक पंच शर्करा है, एक नाइट्रोजन युक्त आधार है, एक और चीज थी जो कि यहाँ पर नहीं लिखी गई है। तो यहाँ तक जो संरचनाएं है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड की समान है, लेकिन तीसरी इकाई थी फास्फेट का समूह। जब ये फास्फेट का समूह न्यूक्लियोसाइड, जब तक ये फास्फेट का समूह शर्करा और नाइट्रोजन युक्त आधार में नहीं जुड़ता है, तब तक हम उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब ये फास्फेट का समूह न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ जाता है तो हम इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब आपको मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड में 3 इकाइयां होती हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन युक्त आधार और फास्फेट समूह, जबकि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शर्करा और सिर्फ ही नाइट्रोजन युक्त आधार होता है। जैसे ही इसमें फास्फेट समूह जुड़ जाता है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाने लग जाता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, माफ कीजिएगा ये आई थिंक दोबारा लिख दिया गया, लेकिन समानता यही होती है। अब चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि इनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या क्या अंतर है। तो जो समानता है, जहां तक समानता है उसके आगे का जो मैंने आपको बताया था अंतर, वही सबसे बड़ा अंतर है कि न्यूक्लियोटाइड में फास्फोड समूह होता है जबकि न्यूक्लियोसाइड में कम होता है, नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड में जो फास्फेट समूह है वो नहीं होता है। शुगर के अणु और नाइट्रोजनस आधार जैसे अन्य भाग दोनों के लिए समान है। आमतौर पर जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लियोटाइड्स कार्यात्मक इकाइयां हैं। कार्यात्मक इकाइयां मतलब जो इंग्लिश में इसको फंक्शनल यूनिट्स बोलेंगे, काम करने वाली इकाइयां हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स नहीं है। तो ये भी एक अंतर हुआ। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड हैं और न्यूक्लियोटाइड सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी काम करते हैं। तो ये काम करने वाली इकाइयां हैं। जबकि न्यूक्लियोसाइड में कुछ एंटीवायरल और एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी समानता ये हुई कि दोनों में दो इकाइयां दोनों में समान है, नाइट्रोजनस आधार और पंच शर्करा। लेकिन यहां तक दोनों बराबर है, लेकिन जैसे ही उसमें फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? एक बहुलक श्रृंखला बनाते हैं। तो ये था अंतर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं जो हमने अभी तक डीएनए के बारे में पढ़ा, डीएनए की संरचना पढ़ी, उसकी खोज के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूक्लिक अम्ल जो कि है आरएनए। आरएनए डीएनए क्या फुल फॉर्म? अब चूंकि आप कक्षा 12 में हैं इसलिए आपसे इम्तिहान में डीएनए और आरएनए का पूरा नाम नहीं पूछा जाएगा, ये उम्मीद की जाती है कि आपको पता ही होगा। तो डीएनए का फुल नेम था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल नेम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ जो वायरस होते हैं, कुछ वायरस में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ना होकर आरएनए होता है कुछ में, पर जो ज्यादातर जो यूकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, उनमें सब में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। पर अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं आरएनए के बारे में। तो कुछ वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ना होकर आरएनए होता है। अब आरएनए क्या है? आरएनए एक अकेली बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु, तंतुनुमा मतलब थ्रेड लाइक, जिसमें फॉस्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयां एकांतर में स्थापित होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो आरएनए है ये केवल एक श्रृंखला का बना होता है। डीएनए कैसा देखा था हमने? 2 श्रृंखला का। तो इसमें केवल एक श्रृंखला होती है और उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो उसको पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। अब इसके न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? इसके न्यूक्लियोटाइड में डीएनए की तरह आरएनए में भी राइबोज के से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि डीएनए में 4 जो नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं, अभी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके पहले देखिए, इसके न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शर्करा होती है। अब राइबोज शर्करा जो कि डीएनए में और आरएनए दोनों में है, इसमें राइबोज शर्करा होती है, उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो
राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है इसका। आपने आइए आपको इसका चित्र इस पे बना के देखते हैं। तो उसमें क्या अंतर होता है, उसमें आपको जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है उसका जो संरचना होती है, कितने होते हैं, 5 कार्बन वाले बंध होता है। उसमें यहाँ पर ये मैं राइबोज शर्करा बना रही हूँ, यहाँ पर इसमें OH का बॉन्ड होता है। ये है आरएनए की पेंटोज शर्करा। और जबकि जब डीएनए की पेंटोज शर्करा है तो उसमें क्या होता है, उसमें इसकी जगह H आ जाता है। बस यही अंतर है। अगर H है तो वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा बन जाती है, और यहाँ पे OH का बॉन्ड लगा है तो उसको हम राइबोज शर्करा कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, अब वापस चलते हैं अपनी उस पुरानी वाली स्लाइड पे। तो आरएनए एक अकेली बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु है जिसमें फॉस्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयां एकांतर में स्थापित होती हैं। और इसका पूरा नाम जैसे कि अभी बताया मैंने, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और इसमें डीएनए की तरह आरएनए में भी राइबोज से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। हमने डीएनए में देखा कि कौन कौन से नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। उसमें होते हैं एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। और यहाँ पे जो आरएनए की नाइट्रोजनस क्षार होते हैं उसमें जो थाइमीन होता है, थाइमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है। तो इसके जो नाइट्रोजनस क्षार हुए वो कौन कौन से हुए, एडेनिन, थाइमीन, क्षमा कीजिएगा, ये गलत लिखा है मैंने, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन। तो इसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितना कि डीएनए। ठीक है, तो डीएनए आनुवांशिक सामग्री है, लेकिन राइबोन्यूक्लिक अम्ल की भी जो भूमिका है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। कैसे, ये भी आपको जब आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बात कही जा रही है। आरएनए शरीर में डीएनए के जीन्स को नकल करके व्यापक तौर पर प्रवाहित करने का काम करता है। अगर डीएनए ने जीन्स बना दिए, लक्षण को बना दिया, अब उसको आगे भी तो भेजना है। वो काम डीएनए नहीं करता, उसको आगे व्यापक तौर पर अपनी जगह पे पहुंचाने का काम कौन करता है, आरएनए। इसके साथ ही यह कोशिकाओं में अन्य आनुवांशिक सामग्री को पहुंचाने का भी कार्य करता है। तो आप ये देखिए कि ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें कि कुछ बनाया जाता है, ठीक है, तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण हुई। लेकिन अगर उस फैक्ट्री का सामान बन के वहीं पड़ा रहेगा तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। तो उनको वो सामान जिस जगह के लिए बनाया गया है उस जगह पे पहुंचाने का भी होता है। तो जितना महत्वपूर्ण उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसको बनाना है। सामान बनेगा नहीं तो जाएगा क्या, और सामान बन के वहां पड़ा रहा, जा नहीं पाया, तो उसका फायदा क्या। तो इसीलिए आरएनए का भी महत्व कम नहीं आंका जाता है। आरएनए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डीएनए। आइए आगे बढ़ते हैं। आरएनए की खोज ओकाया, हाली और कार्ल वोसे ने की थी। आरएनए के महत्वपूर्ण कार्यों में जीन को सुचारू बनाना और उसकी प्रतियां तैयार करना होता है।
या विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों को जोड़ने का भी कार्य करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये लाइन बार बार आती रहेगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की संरचना पढ़ते हैं तो हमें ये बातें बार बार याद करनी चाहिए कि उसकी संरचना में क्या है, तो इसलिए ये लाइन बार बार आपके सामने आती रहेगी। तो आरएनए की श्रृंखला फास्फोट और राइबोज के समूह से मिलके बनती है और इसके 4 मूल तत्व एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल जुड़े होते हैं, जिससे इसके 4 मूल तत्व जुड़े होते हैं। वही मैंने अभी आपको बताया, नाइट्रोजनस क्षार कौन कौन से हैं इसमें, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। डीएनए के विपरीत आरएनए कैसी होती है, एकल श्रृंखला होती है। डीएनए आपने देखा, डीएनए इस टाइप का डबल हेलिक्स इस टाइप का होता है, आरएनए ऐसा ही होता है। तो वो एकल श्रृंखला है जिसकी मदद से वह खुद को कोशिका के बहुत सकरे से आकार में समाहित कर लेती है। ठीक है, क्योंकि ये एकल श्रृंखला है तो ये बहुत ही आसानी से कोशिका का आकार तो बहुत ही छोटा होता है, उसमें छोटी सी जगह में अपने आप को समाहित कर लेती है। आरएनए शरीर में डीएनए को, जीन्स को कॉपी करके व्यापक तौर पर उसको प्रवाहित करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आरएनए के बारे में। अब ये देखिए, ये इसका संरचना है, ये है एकल श्रृंखला इस प्रकार की। ये देख सकते हैं आप, ये आधार लगे हुए हैं, बेस लिखा है जिसको, और ये है शर्करा और फॉस्फेट की रीढ़ की हड्डी, जिसको हमने पहले बोला था डीएनए में कि ये रीढ़ का काम करती है। तो ये है किसकी संरचना, आरएनए की संरचना। अब हम देखते हैं कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। अब भौतिक लक्षणों और कार्यों के आधार पर आरएनए को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग कौन सा है, आनुवांशिक आरएनए। तो अधिकांश जीवाणुभोजी जिसके बारे में पहले ही पढ़ा था, बैक्टीरियोफाज जिनको बोलते हैं, वो उस तरीके के जो वायरस है, और पादप विषाणु में आरएनए, मैंने आपको बताया ना, कुछ वायरस होते हैं जिनमें कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, क्योंकि उन विषाणुओं में या उन बैक्टीरियोफाज में डीएनए अनुपस्थित होता है। तो एक प्रकार तो ये हो गया जहां पे कि आरएनए अनुवांशिकता का काम कर रहा है, अनुवांशिक सामग्री के रूप में अपना भाग अदा कर रहा है। लेकिन जो दूसरा है अनआनुवांशिक आरएनए, ये ज्यादा परसेंटेज में मिलता है। लगभग सभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जीवों में आनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए द्वारा किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आरएनए इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। तो आरएनए के हमने 2 भेद देखे, आनुवांशिक आरएनए जो कि बहुत ही कम कुछ वायरसों में और पादप विषाणु में मिलता है, क्योंकि वहां पे डीएनए नहीं होता है। दूसरा हमने देखा अनआनुवांशिक, जहां पे आनुवांशिक सामग्री का काम नहीं करता, ये अनआनुवांशिक का काम करता है। और आरएनए क्या करता है, जो आनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है, उस प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है यह 3 प्रकार का होता है। अब आइए उनको हम एक एक करके देखते हैं कि ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए। संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए लिखेंगे इसको हम। ये आप जब पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए, तो एमआरएनए। अब ये राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करने वाले आरएनए हैं। तो ये मैसेंजर, मतलब आप समझ सकते हैं, ये संदेश को यहां से वहां पहुंचाने का काम करते हैं। तो
डीएनए ये क्या करते हैं, जो राइबोसोम की सतह पर होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। जो डीएनए की कोशिका में राइबोसोम तक जानकारी पहुंचाता है कि प्रोटीन संश्लेषण की साइट कहाँ पर है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से आनुवंशिक कोड को एक रूप में लेके जाता है जिसे प्रोटीन बनाने के लिए पहचाना जा सकता है। आपको पता है डीएनए क्या करता है, डीएनए में कोडॉन्स होते हैं और वो कोड वही होते हैं जिनमें की सारी सूचनाएं निहित होती हैं। अब डीएनए से वो आनुवंशिक कोड आगे जाने होते हैं, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आगे क्या करना है। तो उस कोड को ले जाने का काम कौन करता है, ये मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए। तो ये डीएनए में जो आनुवंशिक संदेश कोडॉन के रूप में जो उपस्थित होते हैं उनको कहाँ पहुंचाता है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचा देता है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचा देता है। तो एमआरएनए या संदेशवाहक मैसेंजर आरएनए का कोडिंग अनुक्रम उत्पादित प्रोटीन में अमीनो एसिड का अनुक्रम निर्धारित करता है। जो प्रोटीन बनेगा उसमें जो अमीनो एसिड है उसका जो अनुक्रम होगा उसी से इसका कोडिंग का अनुक्रम स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा। तो जो सबसे पहले शुरुआत होने का जो कोडिंग होता है, अमीनो एसिड के जो कोड होते हैं, जो अमीनो एसिड, ये सब आपको इसी अध्याय में आगे पढ़ाया जाएगा, आप परेशान चिंता मत होइए। तो अभी आप इतना समझिए कि जो सबसे शुरुआत का जो कोड मिलता है, जहां से इनको जानकारी पहुंचाने का जो सबसे पहला कोड स्टार्ट होता है वो होता है AU, ये 3 लेटर में होते हैं ये कोड, AUG, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन। ये आरंभिक कोड होता है, ये आरंभिक कोड होता है अमीनो एसिड का, ये वाला जो कोडिंग होती है तो एमआरएनए का काम शुरू हो जाता है। और इसका जो समापन वाला कोड होता है, समापन वाला कोड इसका होता है यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, या हो सकता है यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन, इनमें से कोई भी हो सकता है, या हो सकता है यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन, इनमें से कोई भी जो कोडिंग है ये समाप्त करने वाला कोड है। तो ये कोडिंग आरंभ करने वाली कोड है और ये इन तीनों में से कोई भी होगा तो मतलब कोडिंग का काम वहां पर खत्म होना है, तो कोडिंग को समाप्त करने वाला कोड है ये। तो ये हो गया, कौन हो गया, एमआरएनए। एमआरएनए मतलब संदेशवाहक आरएनए। अब देखते हैं अगले को। अगला है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए स्थानांतरण आरएनए, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो स्थानांतरण आरएनए इसको कह सकते हैं, ट्रांसफर आरएनए। और इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं, इसको लिखा जाता है टीआरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसका क्या उपयोग होता है, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गई, जो वो संदेशवाहक आरएनए होता है वो करीब करीब कितना होता है, वो कितना होता है, ये होता है कोशिकीय आरएनए का 3 से 5% तक ही होता है। तो ये कुल कोशिकीय जितना आरएनए कोशिका में मौजूद है उसका 3 से 5% ये एमआरएनए ही होता है। तो अब हम देख रहे थे ट्रांसफर आरएनए, इसका उपयोग अनुवाद के दौरान प्रोटीन संश्लेषण की रोबोसोमल साइट पर बढ़ती हुई जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं उनमें जो विशिष्ट अमीनो एसिड है उसको उसको स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका जो काम होता है वो अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल के अणु
जो उनके अणु होते हैं उनको पकड़कर राइबोसोम पे लाते हैं। मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो अमीनो अम्ल के अणु हैं उनको पकड़कर राइबोसोम्स पर लाते हैं, और जो संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए है उनके अणुओं की सहायता से इनको जोड़कर क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो इनका काम क्या हो गया, अमीनो एसिड के अणुओं को पकड़ा, राइबोसोम पर लाए, पकड़ पकड़ के लेके आए, और उसके बाद जो संदेशवाहक या एमआरएनए है उनके अणुओं की सहायता से इनको जोड़ा गया। उनमें कोड है, जो एमआरएनए उनमें कोड है, उनके जो कोड हैं उनकी सहायता से इन्हें जोड़ा गया और इससे प्रोटीन संश्लेषण में सहायता की गई। इनका जो कोशिकीय आरएनए के हिसाब से इनका जो प्रतिशत होता है वो होता है करीब करीब 10 से 17% तक। ये कुल कोशिकीय आरएनए का 10 से 17% तक होते हैं। तो ये है ट्रांसफर या स्थानांतरण आरएनए। अब इसके लिए मैंने आपको जैसे भी लिखा है इसमें कि इसकी संरचना को क्लोवर लीफ मॉडल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आइए हम क्लोवर लीफ मॉडल की एक चित्र देखते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये है 5 कार्बन सिरा, ये है 3 कार्बन सिरा, और ये आ जाते हैं अमीनो अम्ल इस भुजा को कहते हैं अमीनो अम्ल भुजा, अमीनो अम्ल स्थल। अमीनो अम्ल स्थल हो गया। ये इनकी टी भुजा हो गई। ये इसका परिवर्ती भुजा है, एक्स्ट्रा आर्म इंग्लिश में लिखते हैं, वरना इसको परिवर्ती भुजा। और ये जो इसमें ये यहाँ पर जो होता है वो होता है राइबोसोम की पहचान का स्थल। राइबोसोम की पहचान का स्थल होता है। यहाँ पे जो कोडिंग होती है वो राइबोसोम की पहचान को दर्शाती है। राइबोसोम पहचान स्थल, तो ये पहचान करती है, इसको हम डी भुजा कहते हैं। और ये वाली जो ये एंटीकोडॉन स्थल है, और ये एंटीकोडॉन स्थल है, और ये एंटीकोडॉन भुजा है। तो ये है क्लोवर लीफ का जो मॉडल है, उसके हिसाब से आपको इसको इस संरचना को आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ये अमीनो एसिड भुजा हो गई, ये टी भुजा हो गई, ये राइबोसोम पहचान स्थल हो गया, ये परिवर्ती आर्म या एक्स्ट्रा आर्म बोलते हैं, ये एंटीकोडॉन आर्म हो गई, और ये एंटीकोडॉन हो गए, और ये डी आर्म, इसको डी भुजा ही बोलते हैं। तो अब इसमें जो है तो ये क्लोवर लीफ मॉडल, आशा करती हूँ ये चित्र आपको क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में समझने में मददगार होगा। तो ये है कौन सा वाला आरएनए, ये है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये है स्थानांतरण या टीआरएनए। अब आइए तीसरे प्रकार के आरएनए को देखते हैं, जो कि राइबोसोमल आरएनए होता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा भी हुआ है, यह कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग कितना होता है, 80% होता है। यह कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 80% होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा संरचनात्मक और उत्प्रेरणात्मक भूमिका निभाई जाती है। संरचनात्मक मतलब संरचना होती है। तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का उत्प्रेरक घटक है। साइटोप्लाज्म में आरएनए और प्रोटीन घटक राइबोसोम नामक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए गठबंधन करते हैं, जो कि एमआरएनए को बांधता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये लाइन गलत लिखी हुई है, ये ट्रांसफर आरएनए के बारे में लिखा हुआ है, ये वहां पर होना चाहिए। यह कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 10 से 17 भाग, ये होता है 80% करीब करीब लगभग।
तो इसका काम होता है संरचनात्मक और उत्प्रेरणात्मक भूमिका निभाया जाता है। और इसकी जो संरचना है, जो आपको मैंने अभी पहले पहले की स्लाइड में जो संरचना दिखाई थी वो इसी की ही संरचना है। सबसे पहले जो मैंने आपको ये दिखाया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये है कुंडलित खंड, ये है कुंडलित खंड, ये हो गए अयुग्ल क्षार, क्योंकि ये एकल श्रृंखला है तो इनका जोड़े तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे, कहीं कहीं है युगल क्षार, लेकिन ये हो गए अयुगल क्षार, ये हो गए युग्ल क्षार। कुछ बहुत ही कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, अदरवाइज ये अयुग्ल क्षार है। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई थी, ये जो चित्र था, ये कौन से वाले प्रकार के आरएनए का था? कौन से वाले प्रकार के आरएनए का था? बिल्कुल सही, ये है आरएनए। तो ये उत्प्रेरक और ये संश्लेषण का ही काम करता है। तो इसकी संरचना हमने देख ली। अब मैं आइए आपको ये तीनों ही प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं, जो तीनों प्रकार के, माफ कीजिएगा, आरएनए हैं, उनको मैं आपको एक साथ एक ही चित्र में दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए, ये है एमआरएनए, ये अभी हमने देखा राइबोसोमल आरएनए, और ये है टीआरएनए। ये ही वो क्लोवर लीफ मॉडल जो आपको दिखा रहे थे हम। तो ये इनकी संरचना, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये तीनों की संरचना जैसे कि आप देख सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो अगर हम तीनों को एक साथ देखें तो हमें इनकी संरचनाओं को समझने में आसानी होगी। तो ये है तीनों प्रकार के आरएनए। तो आरएनए के बारे में हमने पढ़ा। एक बार जल्दी से उसको जिसे रिकैप कहते हैं, या दोबारा से एक बार सोच लेते हैं कि आरएनए का जो आरएनए एकल श्रृंखला होती है। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें क्या क्या होता है? उनमें पंच शर्करा होती है, उनमें फास्फेट समूह होता है, और उनमें नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। नाइट्रोजनस क्षार इसमें और डीएनए के नाइट्रोजन क्षार में एक ही अंतर है कि डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन नाम के क्षार होते हैं, और आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन नाम के क्षार होते हैं। तो जैसे आपको कल मैंने बताया था प्योरिन और पिरामिडीन, तो प्योरिन इसमें दोनों होते हैं, लेकिन जो पिरामिडीन होता है, जिसका आपको मैंने बताया था हम लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं? उसको हमने लिखा था कट। वो इसीलिए कट था। साइटोसिन और थाइमिन डीएनए का है, और साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए का है। तो इसमें जो पिरामिडीन है वो साइटोसिन और यूरेसिल वाले मिलते हैं। अब यूरेसिल के होने से इसमें क्या बदलाव होता है, ये अब आप आगे देखेंगे। अगली स्लाइड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि कुछ आरएनए आनुवंशिक सामग्री के रूप में भी कार्य करते हैं, कुछ बहुत ही कम, कुछ जीवों में। तो अब हमने ये देखा कि आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए या आरएनए कौन सा ज्यादा उपयुक्त है। तो एक बार हम दोनों को देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा किसको हम ज्यादा जिसको हम आनुवंशिक सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है, तो उसके क्या कारण थे, क्यों नहीं हो पा रहा था। तो देख सकते हैं इसमें आपके डीएनए यह संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर है, संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर है, और रासायनिक रूप से ये कम सक्रिय होता है। स्थिर होने की वजह से क्या होगा? स्थिरता अगर बहुत ज्यादा अस्थिर होगा तो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आते रहेंगे, उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी विविधता आएगी, जो कि एक प्रजाति के लिए बहुत ही मुश्किल वाला है कि वो फिर एक प्रजाति कभी भी बहुत लंबे समय तक अपने आप को
सरवाइव नहीं कर पाएगी। जैसे आप देखते हैं कि इंसान आज भी मनुष्य ही है, बदलाव आए हैं, विविधता है, विकास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य का जो वंशागत जो जो आधार वाले लक्षण है वो आज भी वही है। तो डीएनए चूंकि संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर होता है और रासायनिक रूप से कम सक्रिय होता है। ये हम उपयुक्तता देख रहे हैं, तो पहले हम डीएनए की देख रहे हैं। तो डीएनए में उपस्थित जो थाइमीन होता है वो इसको ज्यादा स्थिरता, क्यों ये स्थिर होता है, तो उसका कारण ये है कि इसमें जो थाइमीन होता है वो इसको ज्यादा स्थिरता प्रदान करता है। डीएनए उच्च ताप पर भी नष्ट नहीं हुआ था। आपको याद होगा ग्रिफिथ का प्रयोग जो हमने पढ़ा था, उसमें जब उन्होंने निमोनिया के बैक्टीरिया का जब डीएनए उन्होंने लिया, तो जब पहले उन्होंने उसका एस विभेद निकाला, फिर आर विभेद निकाला। जब एस विभेद चूहे में लगाया तो चूहे मर गए, निमोनिया हो गया। जब आर विभेद लगाया तो चूहे नहीं मरे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एस विभेद वाले बैक्टीरिया को गर्मी से, मतलब गर्माहट देके मार दिया, और उसके बाद उन्होंने उसको चूहे में डाला तो चूहे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने इस मरे हुए एस विभेद को आर विभेद के साथ मिला के चूहे में डाला, तब क्या हुआ था, हमने देखा था कि चूहों की मृत्यु हो गई। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए उच्च ताप पर भी नष्ट नहीं हुआ था। डीएनए में उच्च ताप में भी अपने आप को जीवित रखने की क्षमता है, तभी तो वो मरे हुए एस विभेद में से निकलकर आर विभेद में गया और उसको उसने विषयुक्त बना दिया, और जिसकी वजह से चूहे को निमोनिया हुआ और वो मर गए। तो डीएनए में क्षमता होती है उच्च ताप पर भी अपने आप को जीवित रखने की, और डीएनए में क्षतिपूर्ति मतलब रिपेयर की क्षमता होती है, और इसमें उत्परिवर्तन धीमी गति से होता है। क्यों? क्योंकि थायमिन की वजह से ये स्थिर रहता है और रासायनिक रूप से ये कम सक्रिय होता है। तो उत्परिवर्तन चाहिए तो हमें, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि इतनी जल्दी जल्दी होए कि प्रजातियां ही विलुप्त होती चली जाए और नई प्रजाति इतनी जल्दी जल्दी बने। तो इसमें क्षतिपूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति अपने आप करता है, और इसमें उत्परिवर्तन धीमी गति से होता है। तो अभी हमने देखा कि डीएनए आरएनए में से कौन सा उपयुक्त है। अभी हमने देखा डीएनए के जो पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं हम आरएनए। आरएनए क्या है, संरचनात्मक रूप से अस्थिर होता है और रासायनिक रूप से भी ज्यादा ही सक्रिय होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो यूरेसिल है वो बहुत ही अस्थिर पिरामिडीन होता है, और उसी की वजह से यह संरचनात्मक रूप से इसको अस्थिर कर देता है। और आरएनए एंजाइम के रूप में काम करता है। फिर आरएनए में अपने आप को क्षतिपूर्ति मतलब रिपेयर करने की क्षमता भी नहीं होती है, और इसमें उत्परिवर्तन जल्दी जल्दी होते हैं। तो जल्दी जल्दी उत्परिवर्तन होने से क्या नुकसान होएगा? जो अभी मैंने आपको बताया, डीएनए में उत्परिवर्तन जल्दी जल्दी नहीं होते, बहुत धीमी और बहुत ही मंद गति से होते हैं। और अगर बहुत जल्दी जल्दी उत्परिवर्तन होंगे तो जैसे वायरस वगैरह में क्या होता है, उनमें चूंकि आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है, तो इसमें इतनी जल्दी जल्दी उत्परिवर्तन होते हैं कि नए प्रकार का वायरस बड़ी जल्दी बन जाता है। तो उत्परिवर्तन जल्दी जल्दी होना एक प्रजाति के लिए, वायरस वगैरह के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि अगर यही चीज दूसरी प्रजातियों में हुई तो फिर ये तो प्रजातियां विलुप्त होती चली जाएंगी। तो इसी सब कारणों की वजह से क्या होता है कि डीएनए आनुवांशिक सामग्री के लिए ज्यादा उपयुक्त घोषित करे गए। ये सब जब शोध हो गए तो उसके बाद यही निष्कर्ष निकाला गया कि डीएनए आनुवांशिक सामग्री के रूप में आरएनए से ज्यादा उपयुक्त है। इसीलिए जो कोशिकाओं के केंद्रक में है, ज्यादातर जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक सामग्री या आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। तो डीएनए जब काम करता है आनुवांशिक सामग्री की तरह, तो इससे बहुत फायदे हैं, क्योंकि डीएनए जब इतनी जल्दी ताप पे भी नष्ट नहीं होता है। तो अगर हमें जैसे डायनासोर विलुप्त हुए, कब हुए, क्या हुए, उसके बारे में अगर उनका कभी कोई ऐसा सक्रिय डीएनए मिल जाए
तो आज भी हम डायनासोर बना सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा मिला नहीं है। अगर मिलेगा और वो अगर नष्ट नहीं हुआ होगा, जैसे डीएनए में काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है, अगर हुआ तो क्योंकि डीएनए आपको पता है, डीएनए में हर तरीके की जितनी भी शरीर के अंदर की जितने भी लक्षण हैं, सभी के सब उसके अंदर अलग अलग कोड के रूप में, कोडॉन्स के रूप में सन्निहित है। तो अगर हमें डायनासोर का डीएनए मिल जाए या कोई प्रजाति जो विलुप्त हो गई है, अगर किसी का डीएनए मिल जाए, तो हम उस प्रजाति को दोबारा अनुकूल वातावरण अगर मिलता है तो अनुकूल वातावरण में उसको मनुष्य मतलब वैज्ञानिक दोबारा पैदा करवा सकते हैं। तो डीएनए में ये क्षमता होती है। तो इसकी वजह से फिर ये माना गया कि आनुवांशिक सामग्री के लिए डीएनए, इसीलिए धीरे धीरे होते होते जो विकास आया उसमें डीएनए को ही आनुवांशिक सामग्री के रूप में जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों हैं उनमें यही आनुवांशिक सामग्री के रूप में रहा। तो देखा जाए तो आनुवांशिक रूप में उपयुक्तता डीएनए की ज़्यादा हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएनए कम महत्वपूर्ण है, उसके दूसरे बहुत सारे काम हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए थे। अब आइए हम देखते हैं डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर। सबसे पहला अंतर जो कि कभी भी हम इनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला अंतर यही आएगा, क्या होगा, इन दोनों के नाम। इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और अम्ल इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल। दूसरा आइए देखते हैं, यह कोशिका के नाभिक और कुछ सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है, और पौधों में ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स इनमें भी पाया जाता है। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका है उसके कुछ ऐसे भाग हैं जिनका अपना डीएनए होता है, तो इसीलिए वरना ये कोशिका के नाभिक में ही पाया जाता है। आरएनए या कोशिका द्रव में पाया जाता है, जो नाभिक केंद्रक होता है उसके अंदर इसकी बहुत कम मात्रा होती है। तो ये हुआ एक बहुत बड़ा अंतर। ये अब मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लास 12th के एग्जाम में आपसे इनकी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, वो जनरली 9th और 10th तक के बच्चों से पूछा जाता है, पर आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद यह न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला, सीढ़ीदार घुमावदार एक श्रृंखला है, जो कि हम पहले भी देख चुके थे, इस तरीके की है। यह न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला से मिलकर दो फंसे हुए अणु हैं, दो डबल हेलिक्स जिसको बोला गया है। ये लंबी श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला है, जिसमें लंबी श्रृंखला से मिलकर बने हुए दो फंसे हुए अणु हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड की छोटी श्रृंखला वाले एकल भूगृत हेलिक्स है। ये एकल श्रृंखला है तो दोनों ही बहुलक, लेकिन इसमें एकल श्रृंखला है और इसमें द्विश्रृंखला है। तो ये दूसरा अंतर हुआ। अब देखते हैं, यह नई कोशिकाओं और जीवों को उत्पन्न करने के लिए जेनेटिक या आनुवांशिक जानकारी को निहित करती है और स्थानांतरित भी करती है। ठीक है, तो ये नई कोशिकाओं और जीवाओं को उत्पन्न करने के लिए जो जेनेटिक जानकारी चाहिए उसको स्थानांतरित पहले तो अपने अंदर संचित करते हैं और स्थानांतरित भी करते हैं। जबकि जो आरएनए है इसका उपयोग आनुवांशिक कोड को न्यूक्लियस मतलब केंद्रक से राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए और डीएनए ब्लूप्रिंट के दिशा निर्देशों को ले जाने में किया जाता है। ठीक है ना, आनुवांशिक कोड को न्यूक्लियस से राइबोसोम में पहुंचाना कौन काम करेगा? हमने आपको 3 प्रकार के आरएनए बताए थे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर चलिए हिंदी में बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए इसको एमआरएनए लिखते हैं, ट्रांसफर आरएनए इसको टीआरएनए लिखते हैं, और राइबोसोम आरएनए। तो ये सब क्या करते हैं, न्यूक्लियस से राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए और डीएनए ब्लूप्रिंट के दिशा निर्देशों को ले जाने के लिए किया जाता है।
तो इसका ये सारे ही अंतर बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये इम्तिहान में पूछा जाता है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये ऐसे ही देख के छोड़ देना है। इसमें से जितने मैं आपको बताऊंगी उनमें से अगर आप 6-7 बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए इसका याद करना मतलब इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं अगला। इसमें फास्फेट समूह होता है, 5 कार्बन शुगर होती है जिसमें कि जो डीऑक्सीराइबोस 2 नाम से होते हैं और 4 नाइट्रोजन बेस वाले 2 न्यूक्लियोटाइड्स मिले होते हैं। और इसमें आरएनए में फास्फेट समूह, 5 कार्बन शुगर और 4 नाइट्रोजन बेस से युक्त 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। तो यह इसमें जो डबल हेलिक्स बोलते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाली श्रेणी होती है। इसमें जो इकाइयां हैं वो बिल्कुल समान है। फास्फेट समूह है, 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शर्करा है, पेंटोज शर्करा बोलते हैं इसको, और 4 नाइट्रोजन बेस है। लेकिन इसमें 2 श्रृंखला है और इसमें 1 श्रृंखला है, ये अंतर है। इसमें अगला देखें तो नाइट्रोजन जो ये डबल हेलिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं रज्जुक। तो ये द्विरज्जुकी होता है और ये एक रज्जुकी होता है। एक रज्जुकी मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड। तो ये डीएनए द्विरज्जुकी होता है और आरएनए एक रज्जुकी होता है। आइए अगला अंतर देखते हैं। नाइट्रोजन के आधार वाले जोड़े ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये आपको याद करने होंगे। अब तक तो इतनी बार ये नाम बोल चुके हैं कि मेरे ख्याल से ये आपके बिल्कुल मुंह पे चढ़ा होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के आधार वाले जोड़े एडेनिन, थाइमीन में होते हैं इसमें, और साइटोसिन और ग्वानिन के साथ जुड़े होते हैं। आरएनए में नाइट्रोजन जोड़े आधार वाले जोड़े एडेनिन और यूरेसिल होता है और साइटोसिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, अब देखें अगला क्या है। डीएनए स्वयं की प्रतिकृति होती है। डीएनए स्वयं की प्रतिकृति होती है मतलब वो उसमें अपने आप की प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है। कैसे, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। तो डीएनए स्वयं की प्रतिकृति मतलब कॉपी है, रेप्लिका है, और इसमें यह आवश्यक होने पर डीएनए से संश्लेषित किया जाता है। ये तो एक श्रृंखला है, तो इसको यह जरूरत पड़ने पर डीएनए से संश्लेषित किया जाता है, डीएनए बनाता है। यह डीएनए में क्या है, यह एक लंबी बहुलक श्रृंखला है, यह छोटा बहुलक है, बिल्कुल उसके हिसाब से तो बहुत छोटा है। और डीएनए में कौन सी वाली शर्करा होती है? डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। वो यहाँ नहीं लिखा है, शायद मैंने भूल गई हूँ। तो ये जो 5 कार्बन शर्करा है इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जबकि आरएनए में वो राइबोज शर्करा होती है। उसमें क्या अंतर होता है वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये अंतर हुआ। उसके बाद डीएनए नियमित हेलिक्स उत्पन्न करता है, अर्थात यह एक घुमावदार रूप में मुड़ा जाता है। जैसे आपको ये दिखाया था ना, ये इस टाइप का होता है, ऐसे ये घुमावदार रूप में मुड़ जाता है। और जबकि आरएनए यह माध्यमिक हेलिक्स या छद्म हेलिक्स का उत्पादन करता है, क्योंकि ये कुछ स्थानों पे मुड़ा होता है। आपको मैंने राइबोसोम आरएनए वाली जो पिक्चर दिखाई थी उनमें आप देखो कि कुछ स्थानों पे मुड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसी की तरह से एक बिल्कुल कोई एक पैटर्न फॉलो को अपना रहा हो। यह छद्म हेलिक्स का उत्पादन करता है क्योंकि यह कुछ स्थानों पर मुड़ा हुआ हो सकता है। उसके बाद यह क्रोमोसोम या क्रोमैटिन फाइबर के रूप में होता है। जब कोशिका विभाजन वाली अवस्था में नहीं होती है तो जो क्रोमोसोम होते हैं
गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमैटिन जाल के रूप में कहाँ पे पड़े होते हैं? कोशिका के केंद्रक में पड़े होते हैं। ठीक है ना? तो वो कोशिका के केंद्रक में पड़े रहते हैं होते हैं। जब कोशिका का विभाजन का टाइम होता है तो वो संघनित होकर गुणसूत्र के रूप में लंबे डंडे जैसे आकार में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। आरएनए में ये क्या होता है? ये राइबोसोम में होता है, या इसके रूपों का या प्रकारों का राइबोसोम के साथ गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो ये कोशिका के केंद्रक में क्रोमैटिन जाल के रूप में रहते हैं, क्रोमैटिन जाल के रूप में होते हैं, और जबकि आरएनए राइबोसोम में होता है और इसके रूप या प्रकारों का किससे संबंध होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम से ही इसका बहुत ही गहरा संबंध होता है। तो यहां तक आशा करती हूँ कि आपको जितने भी भेद हैं वो समझ में आ गए होंगे। और जो डीएनए है उसमें स्वयं द्विगुणन पाया जाता है, वही स्वयं की प्रतिकृति होती है, जबकि आरएनए में स्वयं द्विगुणन नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। अब आगे देखते हैं और भेद है इनमें। डीएनए की मात्रा जो कोशिका उसके लिए तय रहती है, जबकि आरएनए की मात्रा कोशिका के लिए बदल सकती है, जरूरत पड़ने पर संश्लेषण किया जा सकता है। यह दो प्रकार की है, अंतर परमाणु और अतिरिक्त परमाणु। जबकि आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये चार प्रकार, एक्चुअली और भी कई प्रकार के होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं, पर जो आपके अध्याय के हिसाब से हैं ये एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले हैं। इसके अलावा और भी 7 प्रकार के होते हैं राइबोसोम, जो कि आपको अभी इतने ही नाम याद करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अध्याय महत्वपूर्ण भी बहुत है, साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो अगर आप सारी चीज़ें एक साथ याद करने की प्रयास करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो दिमाग से निकल जाए। तो इसलिए आप अभी यही 3 आरएनए के प्रकार याद रखिए। अब डीएनए का जीवन लंबा होता है, डीएनए का जीवन लंबा होता है और आरएनए का जीवन छोटा होता है। कुछ आरएनए के पास तो बहुत कम जीवन है, लेकिन कुछ लंबे समय तक। लेकिन अगर उसको हम डीएनए के साथ तुलना करेंगे तो उसका जीवन, दोनों की तुलनात्मक तरीके से अगर देखेंगे तो आरएनए का जीवन डीएनए के जीवन से छोटा होता है। तो ये थे जो हमने अंतर आरएनए और डीएनए में आपको बताए, और डीएनए आरएनए में आपको हमने जो अंतर बताए, आशा करती हूँ ये आपको डीएनए और आरएनए के जो भेद के बीच में जो भी अंतर है उनको समझने में, उनको याद करने में, उनको अच्छे से आपके दिमाग में बिठाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। आपको 13 के 13 नहीं भी याद रहेंगे, अगर आप उसमें से 5-6 भी अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको इम्तिहान में आसानी होगी, परीक्षा में इसका जो उत्तर लिखने में। तो ये था, यहाँ तक हमने आज यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ लिया इस अध्याय में डीएनए क्या होता है, कौन आनुवांशिक पदार्थ है, किसको आनुवांशिक पदार्थ की पदवी मिली, कौन कौन से हैं डीएनए आरएनए, की संरचना कहाँ है, क्या क्या अंतर है दोनों में, क्या क्या प्रकार हैं, ये सब हमने देख लिया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब अगला जो भाग है इस वाले अध्याय का, अब इसमें हम देखेंगे कि जो डीएनए है, जो डीएनए होता है, वो डीएनए जब वैज्ञानिकों ने उसको उसकी लंबाई को देखने के नापने की क्या प्रयास किया, तो आपको आश्चर्य होगा कि एक, अगर हम चलिए ई कोलाई, एक एस्चेरेशिया कोलाई जो एक छोटा सा जीवाणु होता है, उसका डीएनए जब उन्होंने नापा तो उसका डीएनए उन्हें मिला 17 माइक्रोन का, और जबकि जीवाणु की खुद की लंबाई कितनी होती है? 2 माइक्रोन की। अब आप खुद सोचिए कि जो 17 माइक्रोन का उसमें डीएनए है, और जबकि जीवाणु की खुद की जो है, जो उसका आकार है वो 2 माइक्रोन का है,
तो ये जो इतना सारा डीएनए है, ये कैसे कोशिका, और शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं हमारे, तो कैसे कोशिका के अंदर इतना सारा डीएनए रहता है। अब जैसे आप मनुष्य के बारे में, मनुष्य का देख सकते हैं। मनुष्य के अंदर एक कोशिका के केंद्रक में, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता रही हूँ, अगला हम क्या पढ़ेंगे। मनुष्य के कोशिका में कोशिका के एक केंद्र के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो करीब करीब 2 मीटर के आसपास होता है। तो आप सोचिए कितनी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। बहुत है, 10⁻14 कोशिकाएं हैं। और हर कोशिका के केंद्रक में अगर 2 मीटर डीएनए है, तो आप सोचिए कि इतना लंबा डीएनए कैसे इन कोशिकाओं के केंद्रक में संघनित होके पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो देखा जाए तो जितना मनुष्य के डीएनए की लंबाई, जब इसका अध्ययन किया गया तो ये निकली 2 इंटू, वही हुआ ना, 2 मीटर हुआ एक कोशिका में। तो उसको हमने 10⁻14 से जब हमने उसको किया, कैलकुलेट किया, उसका गुणा किया, तो कितना निकला? इतना निकला कि सूरज से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी बार? सूरज से पृथ्वी की दूरी 300 बार आ जा सकते हैं। इतना लंबा डीएनए एक मनुष्य के शरीर में होता है। तो इसके लिए कुछ तो बहुत ही अलग तरीके से इसको रखा गया है कि हर एक कोशिका के केंद्र के अंदर करीब करीब 2 मीटर डीएनए संघनित होके रखा गया है। कैसे रखा गया है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी अपने अगले वीडियो के बारे में, जिसको हम बोलेंगे डीएनए का पैकेजिंग। अब पैकेजिंग की हिंदी अभी मुझे याद नहीं है, इसकी हिंदी में पढ़ के फिर आपको बताऊंगी। लेकिन अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी डीएनए के पैकेजिंग के बारे में और डीएनए के आगे की क्रियाओं के बारे में। आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको समझने में आसानी होगी। अपने अगले वीडियो में इस अध्याय के नए भागों के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।